दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज लगातार लेके आ रहा हूं और आज मैं आपको क्लास 6 का लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर 11 नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। यहाँ पे मैं आपको इमारतों के बारे में बताऊंगा कि इमारतें उस समय कैसे बनी थी, किस चीज के लिए उपयोग में की जाती थी। चित्रों के बारे में और किताबों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका नाम, इस चैप्टर का नाम यही क्यों रखा गया है। ठीक, अभी तक आप लोगों ने लौह स्तंभ, स्तूप, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, मंदिर, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे जानेंगे कि ये यहाँ पे कैसे बनी थी, कितनी ये मजबूत थी। ठीक, तो इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ से आपका शुरू होगा महरौली का लौह स्तंभ से आपकी क्लास शुरू होने जा रही है। दोस्तों ये लौह स्तंभ बहुत ही मजबूत था, ये लोहे का बना हुआ था और इसमें आज तक जंग नहीं लगी। आप यकीन मानिए, आज तक इसमें जंग नहीं लगी। सोचिए उस समय के लोग कितने अच्छे तरीके से बनाते होंगे, कितने सिस्टमैटिक ढंग से बनाते होंगे, जिससे आज तक वो चल रहे हैं। ऐसे ही जैसे कोई स्तूप बना तो स्तूप इतना बेहतरीन तरीके से बनाया जाता था कि वो आज तक वैसे ही सुरक्षित है। ठीक, इसके बाद आप पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में, भीतर गांव के मंदिर के बारे में, जिसमें ईंटों से बना हुआ मंदिर है। भारत का सबसे प्राचीनतम आप मान सकते हैं ईंटों से बना हुआ, मैं ईंटों की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगी और भी तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। चलिए देख लेते हैं महरौली का स्तंभ, महरौली का लौह स्तंभ। महरौली कहाँ है? ये दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि महरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? आप कहेंगे दिल्ली में। दोस्तों ये एक आपकी मान लीजिए भूमिका है, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब आप पढ़ रखे हैं चीजें तो आपको ये भी तो पता होनी चाहिए कि ये कैसे बनते थे, क्या था, इनकी उपयोगिता क्या थी, कितने मजबूत थे, आखिर आज तक संरक्षित क्यों है, ये सारी चीजें। तो दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों कुतुब मीनार आप जाएंगे, वहां पे देखेंगे कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार का जो परिसर है उसी परिसर के अंदर ही एक लौह स्तंभ बना हुआ है। ठीक, तो उसे ही नाम दिया गया है महरौली का लौह स्तंभ। ठीक है, ये बहुत ही भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। काफी मजबूत है, इसमें जंग तक नहीं लगी। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इतनी हाइट थी और इतना इसका वेट था, 3 टन वजन। तो इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है। ठीक, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है। दोस्तों चंद्र नामक शासक का जिक्र है। ये चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, चंद्रगुप्त प्रथम भी हो सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माना गया है कि गुप्त वंश का शासक कोई चंद्रगुप्त होगा। ठीक है, तो या तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ऐसा माना गया, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक, ये चंद्र कौन थे? गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा, बहुत ही मजबूत था, आप मान सकते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ये जानना। ये फैक्ट डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछा जाता है। महरौली का स्तंभ, लौह स्तंभ कहाँ है? आप कहेंगे दिल्ली, ये तो आपको पता है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये भी आपको जानकारी में होनी चाहिए। ऐसे ही ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में बताया गया है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें कैसी होती थी, कैसी बनती थी, उनकी डिजाइनें कैसी थी, ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग बातें, रोचक है, बहुत ज्यादा रोचक। आप देखेंगे, समझेंगे, आपको आनंद आएगा। तो स्तूप के बारे में देखते हैं। स्तूप आपने खूब पढ़ा है, चाहे सांची का स्तूप हो, सारनाथ का स्तूप हो, अमरावती का स्तूप हो। ठीक, स्तूप ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। पहले ये जान लीजिए, ये प्रश्न सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आप कहेंगे टीला होगा। ये विभिन्न आकार के थे, कभी कभी गोल या लंबे, तो कभी कभी बड़े या छोटे। इन सब में एक समानता है। दोस्तों इन सब में एक समानता होती थी, समानता देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है समानता। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होगा जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां होंगी। सामग्रियां मैं आपको बता रहा हूं,
तो स्तूप होता क्या है, कैसा होता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। दोस्तों एक बॉक्स होता है, इन टीलों में क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में धातु मंजूषा रखी होती है। धातु मंजूषा के अंतर्गत क्या आ सकता है कि जो बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा उसके शरीर की कोई राख हो, कोई हड्डी हो, कोई दांत हो, वो कुछ यूज करता हो, जैसे सिक्के यूज करता रहा हो, उसके पास सिक्के रखे रहे हो, ठीक, उसके प्रयोग करने वाली कोई भी चीज हो, कोई कीमती पत्थर वो अपने पास रखे रहा हो, ये सारी चीजें एक बॉक्स में बंद करके रख दी जाती थी और उसके ऊपर से मिट्टी का टीला बन जाता था, जिसे ही कहेंगे स्तूप। बाद में लोगों ने स्टेप बाय स्टेप स्तूप और अच्छे से बनवाना शुरू किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्तूप किसी ने बनवाया तो एक डब्बा लिया, डब्बे में वो महत्वपूर्ण चीजें डाली और रख दिया और मिट्टी से उसको ढक दिया, टीला टाइप का बना दिया, तो उसे ही स्तूप कहा गया। लेकिन उसके बाद तमाम शासक आए जिन्होंने उसको, आप मान सकते हैं, उसका निर्माण कार्य कराया और बहुत ही देखने लायक, बहुत ही रुचिकर बना दिया। अभी आपको पता चलेगा आगे। तो आप समझ गए इस डिब्बे में क्या रहता है। और जितने भी स्तूप हैं सब में ऐसा डिब्बा मिलेगा और उसी के ऊपर टीला बनेगा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। देख रहे हैं आप, जो प्रारंभिक स्तूप थे, जो पहले के स्तूप थे, उनमें क्या होता था, यही धातु मंजूषा यानी कि एक डिब्बा जिसमें जो मृत शरीर होगा उसके दांत होंगे, हड्डी होंगे, उसकी राख होगी जली हुई, ठीक, उसके कीमती पत्थर होंगे, कीमती सिक्के होंगे और कीमती सामान जो उस डिब्बे में रखा जाता था, रख के मिट्टी का टीला बना दिया जाएगा। इस टाइप के प्रारंभिक स्तूप थे, ठीक। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। अब मिट्टी का टीला बन गया, मान लीजिए मिट्टी का टीला ऐसे बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर मिट्टी रख दी गई तो एक टीला टाइप का बन गया और उसके बाद इनमें सब में क्या लगा दिया गया, ईंटें लगा दी गई, ठीक है। और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। बाद में क्या करेंगे, गुंबद नुमा जो ढांचा होगा उसको तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाएगा, जिससे अब आप अपनी किताब में देखेंगे कि स्तूप कैसा बना है, तब आपको ये वाली लाइन समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, खासतौर पर स्टेट पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, यूपीएससी, इस तरीके के एग्जाम के लिए ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण। प्रश्न आ सकता है कि जो स्तूप होता है उसमें टीले में घूमने के लिए, टीले के आसपास घूमने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे प्रदक्षिणा। क्या कहेंगे, प्रदक्षिणा। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। ये मान लीजिए प्रदक्षिणा बन गया वृत्ताकार, तो इसी में एक रेलिंग लग गई, मान लीजिए रेलिंग लग गई, रेलिंग से घेर दिया गया, ठीक, जिसे वेदिका कहते हैं। इस रेलिंग को क्या कहेंगे, जो रेलिंग है, ये मान लीजिए रास्ता है, रास्ते के पास एक रेलिंग बनाई गई जिसे क्या कहेंगे, वेदिका। क्या कहेंगे, वेदिका। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चित्र वैसा उतना अच्छा बन भी नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, वेदिका हो गई। और ये जो वृत्ताकार मार्ग है, जो वृत्ताकार मार्ग है उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रदक्षिणा। क्या कहेंगे, प्रदक्षिणा। वृत्ताकार मार्ग उसे प्रदक्षिणा कहेंगे और जो रेलिंग बनेगी उसे कहेंगे वेदिका। ये किसको कहेंगे, रेलिंग को कहेंगे, और प्रदक्षिणा किसको कहेंगे, वृत्ताकार मार्ग को, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे चीजों को समझ सकते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। जो वेदिका थी, रेलिंग थी, क्योंकि ये सबसे बाहरी एरिया है तो इसमें प्रवेश द्वार बने होंगे, ठीक है। मान लीजिए प्रवेश द्वार बना है,
यहाँ पे प्रवेश द्वार बना। तो इस टाइप से प्रवेश द्वार होते थे। और ये जो रेलिंग होती थी यानी कि जो वेदिका होती थी, इसमें मूर्ति कला बहुत अच्छे से सजाई गई थी। मूर्तियां इनमें स्टैब्लिश की गई थी, बढ़िया अच्छी अच्छी खूबसूरत तरीके से बनाई गई मूर्तियां इस पे लगाई गई थी, इससे आकर्षण रहे लगातार लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों आप किताब पढ़ेंगे, किताब में चित्र देखेंगे तो आपको आनंद और आएगा। स्तूप देखिए, अगर आप किताब में भी नहीं मजा आ रहा है तो आप इसको YouTube में सर्च करिए या गूगल में सर्च करिए, तब देखिए कि रेनबो में किस तरीके की चित्रकारी बनी, किस तरीके की मूर्ति कला दिखाई गई। ठीक, वेदिका क्या होती थी, वो सारी चीजें आप किसी स्तूप जाएंगे तो आपको वहां पे प्रदक्षिणा भी देखने को मिलेगा, वेदिका भी देखने को मिलेगा। अब आप पढ़ चुके हैं, किसी स्तूप जाइए, चाहे वो सांची का स्तूप आप जाएं, चाहे सारनाथ का स्तूप जाएं या अमरावती का स्तूप जाएं, दोस्तों कहीं भी जाएंगे इसी तरीके से आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, अशोक क्या करता था, अशोक के समय अमरावती में आपको बता दूं, अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो अशोक के समय में माना जाता है, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है अमरावती के बारे में, लिखित प्रमाण नहीं मिला है कि अमरावती का स्तूप किसने बनवाया, इसका लिखित प्रमाण अपने पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन माना गया है कि अशोक के शासनकाल में संभवतः अमरावती का स्तूप बनवाया गया। अमरावती का स्तूप बौद्ध धर्म, मैंने आपको बताया ये स्तूप ज्यादातर किस पर आधारित होते थे, बौद्ध धर्म पे। ऐसे ही सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने। ऐसे ही सारनाथ का स्तूप भी बना है। ठीक, तो आपको ये नॉलेज मिल गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मंदिरों के बारे में, चाहे वो भीतर गांव का मंदिर हो, कैसे बनता था, ईंटों के बारे में बताएंगे और तमाम चीजों के बारे में। इंटरेस्टिंग क्लास है। ठीक, देखिए दोस्तों, अभी आप स्तूप और आप मान सकते हैं लौह स्तंभ के बारे में देख चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे आरंभिक हिंदू मंदिर कैसे थे। तो चलिए देख लेते हैं आरंभिक हिंदू मंदिरों के बारे में। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। क्या था, इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। दोस्तों, ये किसी भी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है गर्भगृह, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह किसको बोलते हैं, मंदिर में जहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं, जहां पे मुख्य मूर्ति रखी होती है और उसके ऊपर एक बहुत ऊंचा छज्जा होता है, उसको भी आप मान सकते हैं। वो जो छज्जा होता है उसको शिखर कहते हैं। ठीक, तो इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। ये जो गर्भगृह था, यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी, पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करेंगे और भक्त यहीं पे पूजा करेंगे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। ये भीतर गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, और जहां पे गर्भगृह होगा वहां पे काफी ऊंचाई होगी, एक शिखर होगा। ठीक, मंदिर आप देखते हैं जहां पे भगवान की प्रतिमा होती, मूर्ति होती है, उसे कहेंगे गर्भगृह। और ऊंचाई में ऐसे जो मंदिर जो शिखर होता है उसे ही आप, जो ऊंचाई में ऐसे होता है उसे कहेंगे शिखर। ठीक, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, यहाँ एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। एक मंडप, मंदिर में एक मंडप होता है, उस समय के मंदिरों में एक मंडप होता था अधिकतर मंदिरों में, जहां पर एक सभागार, जिसे कहेंगे आप सभागार, जहां पे लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक, परीक्षाओं में प्रश्न आता है महाबलीपुरम किस राज्य में, आप कहेंगे तमिलनाडु। तो एकात्मिक मंदिर क्यों कहते हैं वहां के मंदिरों को, ये मैं आपको बता दूं। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, एक विशाल पहाड़ी थी, उसे ही तराशेंगे और तराश के मंदिर बनाएंगे। ईंट की आप मान सकते हैं, ईंट के जो मंदिर होंगे, जैसे भीतर गांव का मंदिर है तो ये ईंटों का मंदिर, पके हुए ईंटों का मंदिर। और जो एकाश्मिक मंदिर है ये पत्थरों से बने
कोई यहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी को तराश तराश के सारी मतलब पहाड़ी को तराशेंगे वो लोग। जब तराश देंगे तो अच्छे तरीके से तराशने के बाद एक मंदिर तैयार होगा। काफी समय लगता था, काफी धन खर्च होता था, किसी पहाड़ी को तराशना बिल्कुल भी आसान काम नहीं, ठीक। लेकिन तब के मंदिर ऐसे बनाए जाते थे जो कि आज भी उतने ही बहुत मजबूत है मंदिर, ठीक। तो दोस्तों थोड़ा सा अंतर देखेंगे ईंट से बनी इमारतों में। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर ले जाते हैं। भाई जैसे ईंट से कोई इमारत बन रही है तो ये मान लीजिए नीचे से ईंटें शुरू हुई, आप ऊपर जा रहे हैं, तभी तो एक दीवार बनेगी। और चट्टान के इमारत जैसे मान लीजिए चट्टान का मंदिर बनना है, तब कैसे बनेगा? चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। जो पत्थर काटने वाले हैं वो ऊपर से नीचे के क्रम में बनाएंगे, जो पत्थर का इमारत होगी या मंदिर होगा, जो कुछ भी होगा, ठीक। दोस्तों महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में है, आपके एनसीईआरटी में उल्लेख था, मैंने बता दिया। ऐहोल कर्नाटक में है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर बहुत फेमस है, आप यहाँ पे देखेंगे, इसको सर्च करिए, बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पे घूमने जरूर जाइएगा। दोस्तों चित्रकला के बारे में अजंता की गुफाओं में बताया गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाओं के बारे में बताया गया है कि यह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया कि विहार क्या होते हैं। विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, आराम करते थे, उसे विहार कहेंगे, ठीक। और ये भी बताया था ये लोग कहाँ रहते हैं। मैंने बताया था कि जो दर्रे हैं, पश्चिमी एरिया में जो दर्रे हैं, उसी के आसपास ये लोग पहाड़ियों में गुफा बना के रहते थे। तो ये जो गुफाएं हैं उसे क्या कहा गया? एक जगह है अजंता, तो उसी के नाम पे उस गुफा का नाम दे दिया गया अजंता की गुफाएं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। मसाल जलाई गई और उसी रोशनी में वो चित्र बनाए गए। दोस्तों ये विहार राजा बनवाते थे, आप ऐसे मान सकते हैं जब राजा विहार बनवाएगा तो उसमें क्या करते थे कि चित्रकारी करवा देते थे, जैसे जिससे लोग रहें तो उनको अच्छा भी लगे, ठीक। इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार, ये रंग अभी भी चमक रहे हैं, धुंधले नहीं हुए, वैसे ही चमक रहे हैं जैसे उस टाइम पे बने थे, जबकि 1500 साल वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी चमक नहीं गई। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। दोस्तों पौधों से और खनिजों से ये रंग बनाए गए थे जिनसे ये चित्रकारी हुई। बहुत ही अच्छी अच्छी चित्रकलाएं आप देखने को आपको मिलेंगी अजंता की गुफाओं में। आपको विजिट करने जाइए या नेट में सर्च करिए, आपको मिलेगा। जो जिन कलाकारों ने ये चित्रकारियां बनाई वो अज्ञात हैं, उनके बारे में कोई आपको साक्ष्य नहीं मिला है कि उन्हें उन चित्रकलाओं को किसने बनाया, ऐसा कुछ, ठीक। तो दोस्तों क्लास लंबी हो रही है, आज क्लास यहीं खत्म करनी पड़ेगी। एक इसका पार्ट 2 और आएगा, उसके बाद क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी खत्म होती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लास 7 की। तब तक अपना ख्याल रखिए, लगातार पढ़ाई जारी रखिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके सुझाव दे दीजिए। चैनल को शेयर जरूर करिए जिससे आप मेरा सहयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।